डिस्कशन नहीं करना एनसीईआरटी का मुझे। अच्छा, उसकी कैलकुलेशन समझ में आ गई। कैलकुलेशन में ध्यान मत देना, उसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन अजीबोगरीब होती है। एक क्वेश्चन का आंसर शायद 200 साल आ रहा है, और दूसरा आंसर है जो उसमें आपसे ही पूछ रहा है कि एक कप पानी के में कितने पॉजिटिव आयन होंगे, टोटल चार्ज कितना होगा। अब आपको ये मानना पड़ेगा कि एक कप पानी का मतलब 250 ग्राम। तो ये वो सिर्फ देखो, क्योंकि एनसीईआरटी फैक्ट पे काम करती है, और फैक्ट में ऐसा होता है, तो उस पर इतना ध्यान आगे हमें फिजिक्स दिखनी है, उसकी फिजिक्स बिल्कुल वैसे ही है उस क्वेश्चन की जैसे अपन ने क्वेश्चंस करे हैं। खैर, क्या दो न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को ग्रेविटेशन के अलावा कूलॉम फोर्स से, सॉरी, ग्रेविटेशन से अट्रैक्ट कर सकती है? करती है। क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है? किससे? इंडक्शन। रिपल्शन ही श्योरेस्ट क्या है? टेस्ट। किसका? चार्ज का। किसका? चार्ज का। क्या लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं? हाँ, लेकिन लाइक बॉडीज अट्रैक्ट भी कर सकती है। और आज मैंने क्वेश्चन डाला था, एक ग्रुप पे डाला ना भी एक क्वेश्चन, इस अब उन क्वेश्चन को कोई बच्चा मुझे डाल रहा है, मैं आपको डालता हूँ, कोई भी डालता है रैंडमली, और उन क्वेश्चन के कारण ही मैं सब थ्योरी लिखा रहा हूँ। नहीं, बाकी कोई सवाल नहीं आया नीट में इतना चार्ज जो पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। आप बताओ, ऐसी जो प्रॉपर्टी के पॉइंट बनाए कहाँ मिले एनसीईआरटी में? कल बिखरे बिखरे अनशन जगह जगह लिख रहे हैं, उनको समेट समेट के लिखवाते हैं अपन सब, इसलिए नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। और जो आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन देख लेता हूं मैं एक बार। टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज कैन, बॉडीज में तो क्या लिख सकता है? इंडक्शन। क्या आएगा? में अट्रैक्ट और रिपेल। चला, क्या आ जाएगा? थर्ड आएगा। अरे हेलो, ऐसे 7 क्वेश्चन और हैं मेरे पास, पर वो 7 सेकंड में हो जाएंगे। भेज देंगे? अभी भेज दूं? अभी तो कैसे 7 सेकंड में हो ही जाएंगे, कर लोगे वो तुम आराम से ना। थ्योरी कहीं है, क्वेश्चन सिंपल ना, क्योंकि क्वेश्चन मॉडल वगैरह में नहीं है, सिंपल अपन जो पढ़े उस पे है। अच्छा, अपन लास्ट पार्ट आ गए थे कंडक्शन पे ना। कंडक्शन में क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज लिखा दी थी। कंडक्शन में दोनों ही क्या होने चाहिए? कंडक्टर। टचिंग होनी चाहिए, या फिर किसी वायर के थ्रू कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, कब तक कंडक्शन होता है? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और स्फेरिकल कंडक्टर के लिए पोटेंशियल का संबंध रेडियस से है। जिसकी रेडियस ज्यादा, उसमें फाइनली चार्ज भी ज्यादा। ये बात पढ़ी थी अपन ने? अरे हाँ, है ना। और देखिए, अच्छा, कंडक्शन के लिए किसी एक बॉडी के पास चार्ज होना जरूरी है, नहीं है क्या? मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल न्यूट्रल, बताओ, कंडक्टर है दोनों, कंडक्शन होगा? क्यों भाई? क्या एक्सचेंज करूं? चार्ज है, चार्ज है क्या? तो दोनों पहले भी न्यूट्रल थी, बाद में भी न्यूट्रल थी। बाद में बाद में चार्ज निकालना है तो कितने इक्वेशन चाहिए? 2, Q1 डैश और Q2 डैश। और 2 इक्वेशन कैसे निकलेंगी? एक तो Q1 डैश बाय Q2 डैश बराबर R1 डैश बाय R2 डैश, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर क्या? चार्ज इनिशियल, जो भी होगा, Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। यही करा दिया था लास्ट। चलो सवाल करते हैं इस पर। पॉइंट्स टू पॉइंटर में, हाँ, पॉइंट्स टू पॉइंटर में वही सब लिखे हुए थे, एडिटिविटी चार्ज ऑफ इनहेरेंट स्केलर, लेकिन उसका ये भी लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं समझना है कि इट इज नॉट ऑब्वियस कि इनवेरिएंट जो होता है उसका मतलब हमेशा यही होता है कि स्केलर हमेशा क्या निकलेंगे? इनवेरिएंट। उसमें एग्जांपल किसका है? मास का और काइनेटिक एनर्जी का। डिस्कशन कर लेंगे, बाद में करेंगे शनिवार को, अभी वाला आगे बढ़ते हैं। आओ चलें? चल, क्वेश्चन पहला, मान लो एक कंडक्टर है। अच्छा, मेटल्स जनरली क्या होते हैं? पढ़ा होगा तो, कंडक्टर।
नॉन मेटल जनरली इंसुलेटर। मेटल्स जनरली क्या होते हैं? कंडक्टर, और नॉन मेटल्स इंसुलेटर। मान लो ये आर रेडियस है, ये 2r रेडियस है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है, इनके बीच में एक वायर लगा दिया, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये बिफोर पिक्चर है। जब चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो दोनों पर कितना कितना चार्ज होगा? एक को नाम दे दिया Q2 डैश, एक का Q1 डैश। मैं करोगे? कोशिश करो। दोनों ही क्या लिख रहेंगे? कंडक्टर्स। हाँ जी, हो गया? हो सकता है मतलब? भाई कैसे करेंगे? देखो, पहली इक्वेशन तो क्या बनाएंगे? Q1 डैश बाय Q2 डैश बराबर R बाय 2R। R से R गया तो क्या मिल गया? Q2 डैश बराबर 2Q1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लगाना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वो क्या हो जाएगा? Q प्लस 0 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो ये कितना हुआ? Q बराबर कितना हो गया? Q1 डैश की वैल्यू Q1 डैश। अच्छा, Q2 डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? 2Q1 डैश। तो यहां से 3Q1 डैश क्या आ गया? Q। तो Q1 डैश की वैल्यू Q बाय 3। बोलो। अच्छा, अब अगर Q1 डैश की वैल्यू यहां रख देंगे तो Q2 डैश क्या आ जाएगा? 2Q बाय 3। ये आया किसी का? क्लासेस कोई सी भी नहीं छोड़नी है बेटा। जो आदत पिछली साल आपने करके देख ली है, उसे इस साल सबक लो उससे, कि नहीं यार इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर हम सोचते हैं घर आके पढ़ लेंगे, नहीं लाइव पढ़ लेंगे, नहीं मैं तो आज ऑनलाइन पढ़ लूंगा, नहीं होगी पढ़ाई। ये मान के चलिए जिस दिन इस थॉट आ रहा है, इसका मतलब मन कह रहा है कि बर्बाद हो जाओ। किसी भी टीचर की बोल रहा हूं मैं, फिजिक्स नहीं, कोई भी। क्योंकि जैसे ही क्लास छूटना शुरू होती है ना, ये एक बीमारी है जो ऐसे फैलेगी। एक क्लास में आएगा, फिर दूसरी में आएगा, फिर तीसरी में आएगा, और जरा सा बैक लोग इकट्ठा हुआ, वहीं से कॉन्फिडेंस खत्म। शुरुआत वहीं से होती है। देखो, ये अगर आपको करने में दिक्कत आती है तो इसका एक जुगाड़ है।
हालांकि होगा तो यही, लेकिन जुगाड़ क्या है, बचपन में सीखा हो मैथ्स में, रेशो वाले सवाल करने में, तो मैथ है मतलब जुगाड़ क्या है कि कभी अगर इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी हो तो उसका तरीका क्या है, जो चार्ज निकालना है उसकी रेडियस बटे टोटल रेडियस इनटू टोटल चार्ज, ये लो। और जो टोटल चार्ज आपको रखना है वो विद साइन रखना है। अगर ये सीधा लगाते सीधा रहता, देखो मान लो आपको कौन सा चार्ज निकालना था, Q2 डैश निकालना था मान लो, तो रेडियस कौन सी आती, तो कितनी आती 2r, नीचे 3r, r से r, तो क्या आया 2/3 इनटू टोटल चार्ज कितना है Q, आंसर 2Q/3। अरे हेलो, लिख लो शॉर्ट ट्रिक या जुगाड़ लिख के, पहला जुगाड़ 12th का। हाँ उसमें से कोई न्यूट्रल बॉडी बन गया, हाँ मतलब तो बनेगा नहीं ना, वो न्यूट्रल बनने के लिए कुछ रेडियस भी अजीब सी बनेगी, क्योंकि इसमें कंडक्शन में हमेशा जो चार्ज मिलेगा वो सेम नेचर का ही मिलेगा, दिखाया था ना, कंडक्शन में हमेशा चार्ज कैसा मिलेगा, सेम नेचर का। चलें भाई, अगला क्वेश्चन करना कोशिश। -4, अच्छा ये मिली माइक्रो आता है कि नहीं आता, नहीं आता तो एक बार लिख लो, इनको नहीं आता। 10⁻³ क्या होता है मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, सिंबल होता है इसका m, इसका ये 10⁻⁻9 होता है नैनो, 10⁻⁻12 होता है पिको। चलिए, तो एक है -4 माइक्रोकूलम का, ठीक, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसके साथ कांटेक्ट में है दूसरा मेटेलिक स्फीयर, सही है ना, मेटेलिक स्फीयर का मतलब अपने यहाँ पे क्या हुआ, कंडक्टर्स, तो वो निकनेम लिखते, वो सिनोनिम्स लिख देता है, टू मेटेलिक स्फीयर्स अर्थात कंडक्टर्स। इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर, इस पर चार्ज है प्लस का 1 माइक्रोकूलम, इसका नाम बी, इसका नाम ए। फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉडी, कैट स्किन और इबोनाइट रॉड में कैट स्किन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव।
चाहे ट्रिक से कर लो, जुगाड़ से। टोटल चार्ज कितना है? -3 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज एडिटिव होता है और साइन के साथ जोड़ते हैं। आगे आंसर कितना कितना है? माइनस, और दूसरे क्या? -3/4, -9/4, -3/4 और -9/4, तो 9 और 3 12, 12, हाँ ठीक। दोनों माइनस में आएंगे, दोनों सेम साइन आएंगे ना, तो सेम नेचर ही आएगा दोनों का। माइक्रोकूलम आएगा आंसर। अरे यार, इसमें क्या दिमाग लगा रहे हो भाई? जैसे इसका निकालना है फाइनल चार्ज QA' का, तो रेडियस भी ऊपर किसकी आएगी? A की। टोटल रेडियस कितनी हो गई? 20, इंटू टोटल चार्ज कितना होगा? -4 + 1, तो कितना हुआ ये कटा 4 बार, तो माइनस का 3/4 माइक्रोकूलम। और QB' तो 15/20 इंटू माइनस का 3, माइनस का 9/4 माइक्रोकूलम। इनको जोड़ोगे तो हमेशा वही तो आएगा जो इनिशियल होगा। कितना आएगा? -3। हाँ, बिना ट्रिक के करेंगे तो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन। वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आएगा तो उससे भी आंसर, क्यों नहीं आएगा? देख कर रहा हूँ, उससे भी कर रहा हूँ, पर वो इक्वेशन आपको इस करना इससे ही एग्जाम में, क्योंकि ये जल्दी होगा ना यार। मैंने सिखाया क्यों है ये फिर? भाई स्कूल का बच्चा ही कर लेगा उन इक्वेशनों से, कोचिंग का मास्टर, आप कोचिंग का बच्चा इससे करेगा। कोचिंग में आके हम क्या सीख रहे हैं? जल्दी करना है, सीखने चाहते हैं सवाल, तो ये आपको आना तो चाहिए, तभी तो मैं करा रहा हूं। अब उससे कैसे करेंगे वो देख लो। कि पहली इक्वेशन क्या बनाते? QA' अपॉन QB' और आप बराबर 5/15, तो कितना आता? 1/3। तो बोले तो QB' बराबर 3QA', इक्वेशन नंबर 1। उससे भी आसानी होता है ये तो। अब चार्ज इनिशियल कितना है? -3 माइक्रोकूलम बराबर QA' प्लस QB'। अब ये है -3 माइक्रोकूलम बराबर QA' और QB' की वैल्यू 3QA', वही तो आंसर आ गया। तो QA' की वैल्यू -3/4। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि उससे नहीं आएगा आंसर। गणित धोखा नहीं देगी। हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों की जैसी है दयनीय स्थिति में, उसे थोड़ा सा और बेहतर करेंगे, अपने आप सॉल्व होगा। कोशिश करो, खूब सवाल करो, अपने आप कैलकुलेशन बढ़िया होगी। अगला क्वेश्चन लैंग्वेज में है, लैंग्वेज में है पूरा क्वेश्चन। लिखिए, ये APMT 2012 का क्वेश्चन है। टू आइसोलेटेड, क्वेश्चन नंबर 3 है। टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स having radius, two isolated conducting spheres having radii 10 cm and 20 cm, 10 cm and 20 cm having charges 10 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली। 10 माइक्रोकूलम मतलब माइक्रो सी एंड 50 माइक्रोकूलम 50 रेस्पेक्टिवली। अरे बोलो, 50 माइक्रोकूलम रेस्पेक्टिवली।
if they are put in contact, if they are put in contact, if they are put in contact, then find out final charge over each sphere. बोलना नहीं है, मैंने सिखाया भाई. Then find final charge over each sphere. Final charge over each sphere. हाँ, हो गया. हाँ जी, क्या होगा बताइए. सीधा कर दूं. Q1 डैश बराबर 10/30 इंटू टोटल चार्ज 60 खोपैच कितना 20 माइक्रो कुलाम. यार अब टोटल कितना है 60. अगर एक 20 तो दूसरा 40. सॉल्व भी क्यों करूंगा मैं. 40 माइक्रो कुलाम. इतना सा सवाल आया था. अब ये तो चलो सिंपल है, लेकिन मान लीजिए कभी इसमें एक चीज और पूछ ले जो कि अभी पूछेगा नहीं लेकिन आगे मेरे काम आएगी चैप्टर में. तो लिखो आप तो इसमें सेकंड पार्ट, इसमें इतना आंसर लिखने के बाद लिखना ऑल्सो फाइंड चार्ज फ्लो, ऑल्सो फाइंड चार्ज फ्लो, ऑल्सो फाइंड चार्ज फ्लो. अब देखो, अब जो चार्ज फ्लो पूछ रहा होगा वो हमेशा पूरे सिस्टम में तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे सिस्टम में चार्ज फ्लो तो बैटरी से देखता. अगर सिस्टम में चार्ज फ्लो है तो सिस्टम में तो नेट चार्ज जीरो ही आएगा. तो ये जो चार्ज फ्लो की बात होगी ये किसी ना किसी एक बॉडी की बात होगी. नहीं समझ में आया. मेरे पास 50 रुपए थे, मैंने 30 इसको दिया और 20 इसको दिया. बोला जाए बताइए तुम्हारे पास नेट पैसे का फ्लो कितना है, जीरो ही तो है. तो वो तो कभी मैं पूछूंगा ही नहीं. मेरे सिर्फ यही तो पूछा सकता है कि मेरे अगर इस सवाल का जो तात्पर्य वो यही तो होगा कि किसी एक स्फीयर पे कितना चार्ज बदल गया, किसी एक स्फीयर पे कितना चार्ज बदल गया, उसी को क्या बोलते हैं चार्ज का फ्लो. तो चार्ज फ्लो जब भी पूछे तो सिस्टम पे नहीं निकालना, किस पे निकालना है बॉडी पे. हाँ, तो नेट चार्ज फ्लो कैसे निकालेंगे, किसी भी एक बॉडी को पकड़ लो जो आपको सही लग रही है और उसके लिए क्या कर दो चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल का क्या लगा लो मॉड. मॉड क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि किसी एक पर तो पॉजिटिव आएगा और किसी एक पर, क्योंकि नेट तो कितना है जीरो, वो तो मैग्नीट्यूड पूछेगा. हाँ, अगर वो ये पूछ ले वैल्यू ही पूछ ले, वो पूछ ले कैलकुलेट फ्लो ऑफ चार्ज ऑन 10 माइक्रो कूलम, या फिर इसके स्फीयर का नाम दे दूं ए, इसका नाम बी, और सवाल ये पूछ लेता कैलकुलेट फ्लो ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर ए, तो स्फीयर ए पर फाइनल चार्ज कितना आया 20, इनिशियल तो कितना फ्लो हो गया 10 माइक्रो कूलम. अच्छा अगर बी पे पूछ लेता तो -10 आ रहा है ना, लेकिन आंसर फिर भी क्या बोला जाएगा 10, क्योंकि वो माइनस तो केवल क्या बता रहा है कि उसका फाइनल चार्ज क्या हुआ है कम हुआ है. फ्लो तो कितना हुआ है चार्ज का, फ्लो का मतलब तो अरे पोस्ट मैं बोलूं मेरे पे चार्ज फ्लो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ उस पर प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है. नहीं आया. मैं बोलूं कि मेरे पे चार्ज फ्लो हुआ अर्थात क्या हुआ
इलेक्ट्रॉन आया कि इलेक्ट्रॉन गया? तो एक्चुअली हम क्या पूछ रहे हैं उसका मोड। दिमाग में एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर? किसी भी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को मान लो अब, लेकिन ऐसे नहीं कि यहां तो ये पकड़ लेता हूं यहां पे ये, भेदभाव नहीं यार। जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं है, पूरी प्रोसेस में वही रहेगा। हाँ बोलो। तो 20 माइनस 10 तो क्या आएगा आंसर? 10 माइक्रो कूलम। तो इसको तो ऐसे लिख देना बॉक्स में। अच्छा, अगर दोनों स्फीयर की रेडियस बराबर हो तो चार्ज आधा आधा पड़ जाएगा, फ्लो ही नहीं होगा। अरे आधा आधा पड़ जाएगा, अरे हिस्सा क्या हो जाएगा? सेम। तो नोट डाल के वही पॉइंट लिख लो बस। नोट, इफ सस्ता जोक है, इफ R1 बराबर R2 बराबर R, मतलब दोनों रेडियस क्या है? बराबर। देन फाइनल चार्ज, देन फाइनल चार्ज Q फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? Q टोटल बटा 2। अच्छा 3 होंगे तो 3 हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास, सबसे या साथ हैं, सब एक जैसे हैं, तो सबका बंटवारा भी सेम होगा। इंडक्शन पार्टिकल का हो सकता है क्या? क्यों? जो इंडक्शन में हमेशा चार्ज नेगेटिव आता है कि अपोजिट आता है? अपोजिट आता है। इंडक्टर इंसुलेटर्स कैन नॉट बी चार्ज, गलत। इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज थ्रू रबिंग, रबिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो? चार्ज। तभी तो आप प्लास्टिक के रबड़ों का, प्लास्टिक के कंगे को क्या कर रहे हो? चार्ज। और उस पर चार्ज रुक पा रहा है, आपके हाथ लगाने के बावजूद भी वो चार्ज रुक पा रहा है, क्योंकि वो क्या है? इंसुलेटर। वो चार्ज आपके होते हुए नीचे नहीं जा, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता, रगड़ के जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर तो करा सकते हो। नहीं समझ में आई बात? अरे कोई खुद से नहीं जा सकता, मगर उसे ले जाके जाएगा। और फिर वो क्या किया? जैसे आपने छोड़ा वहां पड़ा रहेगा। तो आपने जैसे रगड़ा, इस पे आ गया चार्ज, अब आपने पकड़ के रखा, वो यहीं चार्ज रहेगा। पर वो तो अब सराउंडिंग ही ऐसी होती है कि ये चार्ज थोड़ी देर बाद क्या होता है? लीक हो जाता है। अरे हेलो, लिखिए सवाल। देखो, 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन। क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन। 3 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स आर गिवन। ये रे भाई, आइडेंटिकल मेटेलिक मतलब, आइडेंटिकल का मतलब रेडियस सेम हो गई, और मेटेलिक का मतलब तीनों क्या है? कंडक्टर। अच्छा ये वाला भाई क्या है? न्यूट्रल। ये वाला भाई 10 माइक्रो कूलाम, और ये अपना भाई
हाँ ले 10। तो अब हो क्या रहा है, लिखिए क्वेश्चन, लिख लिया, डायग्राम बना लो, डायग्राम लिखो। क्या लिखा है, गिवन इन डायग्राम ना, एज शोन इन फिगर, फिगर बना लो ये। फर्स्टली A touches with B. Firstly A touches with B, and then A touches with C. पहले A और B को टच किया लगाया, तो उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, को शेयर हो गया। फिर A और C, देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। बोलना नहीं है। देन फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर। Then find final charge on each sphere. करेक्ट। सही है। और कोई बताना चाहेगा? हाँ पीपुल, पहले इन दोनों को टच करोगे तो ये कितना है 0 10, इसको 5, इसको, अब ये 5 रहेगा, अब ये 5 भिड़ेगा 10 से, तो टोटल कितना हो गया 15, 15 का आधे आधा 7.5 और 7.5, तो आंसर क्या आया 7.5, बीच वाले का 5 और लास्ट वाले का 7.5। चिड़िया उड़, तोता उड़। अरे मुश्किल सवाल है। दोबारा देखो, अरे 4 करा था मैं, तो तुम्हारी शक्ल देख के 3 कराया मैंने, तो 4 में वही होता है यार। देख पहले इन दोनों को देखें, तो जब इन दोनों को टच कराओगे तो ये है न्यूट्रल और ये है +10, क्या होगा, बी वाला कितना हो गया 5 और ए वाला भी 5, यस और नो। अब ए वाले को उठा के सी के साथ टच कर दो, अब ए पर चार्ज है 5, सी पर चार्ज है 10, अब आइडेंटिकल है, फिर जोड़ो कितना हुआ 15, 15/2 तो 7.5, तो ए पर कितना हो गया 7.5 और सी पर कितना हो गया 7.5, तो बी पर तो सेम रहा 5, सी पर 7.5 और ए पर 7.5, ये आंसर। अरे समझ में आ रहा है? तो सवालों का फ्लेवर तो बहुत आसान है चैप्टर में, सवाल मुश्किल नहीं है, जहां जहां थ्योरी आएगी ना वहां वहां आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सवाल तो एकदम चिंटू है। अब चार्जिंग अपन ने पढ़ी, तो चार्जिंग समझने की थी, और वो क्यों पढ़ाई जाती है इतनी चार्जिंग, चार्जिंग को सवाल नहीं आया नीट में, क्योंकि दैनिक जीवन में समझ में आती चार्जिंग। समझ में आएगा कि प्लास्टिक में कैसे, प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होता है, क्यों रबिंग से चार्ज आता होगा, कैसे इंडक्शन होता होगा, बस वो समझने की दृष्टि से। बोलो। अरे आया समझ में? 4 होते तो क्या आता, जैसे मैंने 4 पे बोल रहा था। अच्छा एक और दिमाग में आ गया जो सवाल, तीनों को आपस में टच करा था, तो टोटल कितना हो गया 20, 20/3, तो 6.6, 6.6, 6.6। हेलो, अब और क्या पूछ सकता हूं,
कि फाइनली फ्लो ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर ए, तो ए पर पहले कितना है, पहले 0, बाद में 7.5, तो आंसर भी 7.5। समझ गए? फ्लो ऑफ चार्ज ऑन सी, फ्लो ऑफ चार्ज ऑन सी, सी पर पहले कितना है 10, बाद में 7.5, कितना 2.5, प्लस माइनस नहीं 2.5। पक्का? अब चार्जिंग को समाप्त करते हैं इस लास्ट हेडिंग के साथ, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखिए, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटे 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 पार्टिकल्स को देखने में, टेली मतलब फार, तो टेलीस्कोप क्या होता है, दूर की चीजों को देखने। ऐसे ही इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, तो चार्ज को देखना या डिटेक्ट करने के लिए क्या आता होगा, इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ साइंटिस्ट नहीं है, गोल्ड लीफ का मतलब सोने की पत्तियां, सोने की पत्तियां। तो एक सिंपल सवाल तो ये कि एक्सपेरिमेंट में सोने को क्यों चुना, गोल्ड की पत्तियां ही क्यों ली? ये बहुत सस्ता एक्सपेरिमेंट है, इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हो। पहले हम अपने कॉलेज में थे, हमने किया है, लेकिन अब वो ये कि बनाए कौन और अब आलस आता नहीं, तो कुछ नहीं है, प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, मैं कोशिश करूंगा बनाने की। अबे कुछ नहीं करना, वो नहीं आता अपन जो फॉइल पेपर, वो भी तो सिल्वर है, वो चल जाएगा। गोल्ड लीफ हो सिल्वर लीफ हो, बात एक ही है। क्यों लेते हैं इनको? कारण ये है कि गोल्ड लीफ में होता है इनकी मेलेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। मेलेबिलिटी मतलब इनको बहुत पतला किया जा सकता है, तभी तो बर्फी पर चांदी की या सोने का वर्क लगता है। अब कभी स्टील का वर्क देखा है क्या? क्योंकि उन्हें बहुत पतला नहीं किया जा सकता, इन्हें बहुत बारीक किया जा सकता है। और बारीक जितना कर दोगे, एकदम बिल्कुल लेयर पतली कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, हल्का। हल्का हो जाएगा तो इन पर एमजी लगना बंद, तो आप उस फोर्स को पढ़ पाओगे जिस फोर्स की आप स्टडी करना चाहते हो। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें गोल्ड लीफ क्यों चुनते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड के साथ खास बात यह है कि इसकी मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा, तो बहुत हल्का हो जाएगा। अरे फॉइल पेपर कितना हल्का होता है, हल्का हो जाएगा तो क्या होगा, एमजी लगना बंद, तो आप पर केवल एक ही फोर्स की डोमिनेंस चल रही होगी, किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या खेल है, सुनना। ये एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा लेते हैं कि दुनिया में जो भी बॉडी है उस पर चार्ज है या नहीं है। जैसे सुनना, मैंने रगड़ा किसको, कंगे को, और मैंने ऐसे करके पता लगा ली चार्ज है। सर हमारे पास सस्ता तरीका भी है, लेकिन अगर ये इस तरीके से ना करना हो, तो आपने जैसे एक किसको, ग्लास की ट्यूब को किस रगड़ा, कपड़े से, सिल्क क्लोथ से, तो उस पर भी चार्ज आता ना। अब मैं कैसे पता लगू उस पर चार्ज आया कि नहीं आया है? तो इसका डिटेक्शन किस एपरेटस से कर सकते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। इन्होंने क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है। एक इन्होंने इस तरीके से एक मेटेलिक रॉड ली, कोई भी कनेक्टिंग, अपन बोलते थे कंडक्टिंग रॉड, मेटेलिक रॉड, और उस पे नीचे, इस पे ऊपर तो लगा दिया बॉब। बॉब कौन था, कोई स्फेरिकल बॉडी, मेटेलिक बॉडी, बिल्कुल। नॉब, बॉब है कि नॉब है? नॉब था।
अब सुनना, यहां पर क्या लगाया, 2 पत्ती लगा दी, किसकी, गोल्ड की पत्ती लगा दी। क्या है, नॉब है, नॉब लिखो भाई। अब नॉब क्या होता है, वही जो बॉब होता है, ठीक। अरे बॉब भी नहीं बनाते अपन तो, वो क्या करेंगे, वो नहीं होता लोहे का तार, अरे बॉब के अंदर कुछ गुच्छा बना दो ताकि जो पास में लेके आए तो वो क्या है, इंडक्शन पैदा करे, बस वो है, ऊपर का सब मोटा करना है। अब देखना, ये इसको पूरे को क्या करते हैं, ग्लास के जार में बंद कर देते हैं। ये सस्ता तरीका है। ग्लास का जार में क्यों, ग्लास क्या है, इंसुलेटर, तो हवा से ये हिलेंगी नहीं। अब ये तो है जो मैंने बनाया है, अपनी एनसीईआरटी में क्या बनाया हुआ है इसको, एनसीईआरटी कह रही है कि यहां पर लगा दिए नॉब, ये लगा दिए फॉइल पेपर, गोल्ड लीफ, और उसके बाद उन्होंने क्या लगाया, ऐसा जार लगाया, और यहां पर लगाया उन्होंने इस तरीके से रबर का कोई पैड लगा दिया, तो बात तो वही है। और ये ग्लास का क्या लगाया है, बीकर, अरे हेलो, तो बात बराबर है। करना क्या है, होता क्या है, वो देखना है हमें तो, कि अब ये बनाया अपन एक कोई भी मटेरियल, तो अब क्या होता है, आप कोई भी रॉड इसके पास में लेके आए, आपने क्या किया, ग्लास रॉड ली, कपड़े से, कपड़ा दो, पूरा इसको चाहिए ना, टॉवल मत दे यार, टॉवल लेके चलता है तू, सिल्क क्लोथ मान लेते हैं इसको। अबे कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो पाएगा यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, ये ऐसा किया और इसके पास में ले गए, तो क्या होगा, मैं पास ले गया हूं, अच्छा इस रॉड पे तो क्या आता, चार्ज प्लस ही आता, अच्छा ये पास ले गया हूं तो क्या हो रहा होगा, इंडक्शन, अरे क्या हो रहा होगा, इंडक्शन। तो पहली बात तो ये कि जो ये लोग कहते हैं ना क्या, कि इंडक्शन इंसुलेटर में नहीं होता, अबे ये क्या है, फिर भी क्या हो रहा है, इंडक्शन, ले, हाँ यार गीला हो रहा है बिल्कुल। अब देखो ये क्या है, ग्लास की रॉड, अब इस पे क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, अरे बोलो, और प्लस कहां भागेगा इससे, दूर, दूर सबसे दूर जा सकता है, सबसे दूर कहां सकता है, पत्तियों पे, और दोनों पत्तियों पर क्या आएगा, प्लस, अगर पत्तियों पे प्लस आएगा तो पत्तियां दूर भागेंगी, क्या होंगी, डाइवर्स, और ये डाइवर्स से की पत्तियां ऐसे थी क्या होंगी, ऐसे, और जैसे ऐसे होंगे हम समझ जाएंगे इस रॉड में क्या था, चार्ज था। सोच अगर ये माइनस होता तो ऊपर क्या था, नीचे, तो क्या ऐसा बोल दूं जो चार्ज बॉडी का होता है वही चार्ज पत्तियों पर आता है, सोच ले आराम से, जो चार्ज, जो चार्ज बॉडी पर होगा वही चार्ज पत्तियों पर होगा, क्यों, इंडक्शन में क्या होता है, यहां जो चार्ज आता उसका अपोजिट यहां था, तो यहां तो वही चार्ज होता जो यहां होता, और पत्तियां क्या हो जाती, डाइवर्स, और डाइवर्जेंस से हम पता लगा लेते कि चार्ज तो है, ठीक है। अब किसी ने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त गलती से, किससे, गलती से क्या किया भाई ने, टच कर दिया, क्या हो गया बे, सब बोल्ट वोल्ट लेके चलता है, टच ही कर दिया, अब तो, अब क्या है ये, कंडक्शन, क्या होगा जरा बताना, यहां पर ये वायर कैसा है, कंडक्टिंग, ये चार्ज प्लस आते 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 यहां भी प्लस, और वापस से क्या होंगी, डाइवर्स,
तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं क्या, कि चाहे इंडक्शन हो चाहे कंडक्शन हो, बॉडी के पास अगर चार्ज होगा तो पत्तियां डाइवर्स होंगी। क्या होंगी? डाइवर्स होंगी। और डाइवर्जन, अच्छा सोचो यहाँ पे कोई न्यूट्रल बॉडी आती तो पत्तियों में कुछ भी नहीं होता। तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट। तीन बातें समझ में आनी चाहिए। स्टेटमेंट वन कैसे आता है? स्टेटमेंट सुनना। इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इन चार्ज ऑन लीफ विल बी, अरे मैं सुन रहा हूं, मैं तो हाँ या ना में बताना है तुम्हें आंसर। क्या सरकारी स्कूल बना रखा है तुमने यार? इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज ऑन लीफ विल बी सेम नेचर एज दैट ऑफ बॉडी। अरे स्टेटमेंट पूरा ही नहीं हुआ यार। आइदर चार्जिंग इज डन बाय इंडक्शन और कंडक्शन। सोच, इंडक्शन होता तो भी पत्तियों पर वही आएगा जो चार्ज, और कंडक्शन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा टच करके वही आएगा। सही है? पक्का? सोच लो। और इंडक्शन, अब दूसरा सुनना। इन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बॉब विल possess opposite charge of the body। गलत। कंडक्शन में गलत हो जाएगा। करा दिया ना गलत या। अब ऐसे सवाल मैं बना दूंगा, हिलेंगे ही नहीं वो, कितने सवाल कर लो आप लैंग्वेज के। उन्हीं क्वेश्चनों के चक्कर में थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो नहीं आएंगे। आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, एससी वर्मा पढ़ते हैं, बड़ी जो लोग, कई बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग कोचिंग में करते हैं, वो सवाल स्टाइल मारने के लिए ऐसे डाल देंगे। अब ये सवाल उन्हीं के पल्ले पड़ेंगे जिन्होंने क्लास में बातें सुनी होंगी, एक एक शब्द का मतलब समझा होगा। हाँ, मैं जो लोग जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन उठा के डालता हूं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? अगर मैं पढ़ा रहा हूं इसका मतलब ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि आपको ये आना चाहिए। भाई मेरी तारीफ मैं नहीं करूंगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, लोग बता देंगे कि आपको किसने पढ़ाया है। वो एक कहावत है ना, क्या मैं जो बताता हूँ, कौन सी थी वो? खुद की तारीफ करना फिजूल है, खुशबू बता देती है कौन सा फूल है। भाई खुशबू खुद बता देती है कि कौन सा फूल है। रोज की अलग है, कमल की अलग है, और गुलाब की अलग है, और अब रोज और गुलाब एक ही होता नमूने। गेंदे की अलग है, हजारे की अलग है। समझ गए आप? इसलिए पढ़ा रहे हैं अपन बात, तो दोबारा समझ लिए कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज ऑन बॉब विल बी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑफ बॉडी। रॉन्ग है, ये केवल तब सही है जब इंडक्शन हो। ठीक है, लिखो पहली लाइन। बनाना है दोनों, पहली लाइन तो लिखो, इसके बाद बनाना है, और फिर चार्ज खत्म। और अब शुरू होगा फोर्स वाली कहानी, कूलम्ब्स लॉ। लिखिए पहली लाइन। This electroscope is used to detect charge over body. This electroscope is used to detect charge over a body. To detect charge over a body. This electroscope is used to detect charge over a body. नीचे की लाइन से a charge body it's touched or come closer to a
चार्ज बॉडी इज टच्ड और कम क्लोजर, या तो टच हो इज टच्ड और ओ आर, तो दोनों लिखाना चाह रहा हूँ ना, इंडक्शन कंडक्शन। क्या लिखा? अ चार्ज बॉडी इज टच्ड और कम क्लोज टू द electroscope, then leaves will get then leaves will get same nature of charge, then leaves पत्तियां, leaves will get same nature of charge as that of body, as that of body, and leaves will diverge, and leaves will diverge। अच्छा, अपन ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा चार्ज हुआ होगा, जिसकी डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ज्यादा, देखा था ना कल लाइन, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस उसमें चार्ज ज्यादा है। आप एक मोटी ग्लास रॉड लेंगे तो उसमें चार्ज रगड़ने पे ज्यादा है, तो जब उसको आप पास रखोगे तो भाई साहब एकदम ऐसे हो जाएगी वो गोल्ड फॉइल्स। नेक्स्ट पॉइंट, electroscope, next point, electroscope is charged by induction, then Bob will get opposite nature of charge। Electroscope is charged by induction, then Bob will get opposite nature of charge। Bob will get opposite nature of charge। That's it। दोनों बना लो डायग्राम। ये ग्लास जा रहे हैं, तो 8 यूनिट है इस चैप्टर के अंदर, पहली यूनिट क्या हुई? खत्म। न्यूट्रॉन में कितना चार्ज होता है? चार्ज न्यूट्रॉन में प्लस ई, अल्फा में कितना होता है? प्लस 2e। मैं वही पूछूंगा जो तुम बोलोगे। लास्ट ईयर तो कौन सी कोचिंग में था? नहीं, कुराड़ी में था या अकेडमी में? अभी बच्चा है, समय लगेगा अभी इसको।
एनी है क्या? नहीं, अब ये नहीं पता कि हो रहा है नहीं हो रहा, अभी तो चल रहा है। चलिए, जिन टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाया था लास्ट ईयर, वो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं यार बेस्ट बहुत शानदार है, तो आपका जो पहले वो होता है इंप्रेशन, वो तो तगड़ा मारते हो आप, और उसके बाद जैसी परत खुलती है तो जब भी कोई मास्टर तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है मैं हंस जाता हूं। मैंने कहा कि मुझे क्यों बता रहे हो सर, मैं तो नस नस जानता हूं इनकी। हाँ, वो भी एमकेटी सर ने भी कई किसी बैच में नहीं पढ़ाया है, कई बैचेस में। हाँ, 3 में भी नहीं पढ़ाया और 1 में भी नहीं पढ़ाया, और उधर वाले उधर में पढ़ाया क्या? चले, हाँ जी भाई चले, याद हो गया? चार्ज की सीजीएस यूनिट ईएसयू भी ईएसयू या फ्रैंकले, और क्या बोलते हैं उसको? स्टेट सी, क्या बोलते हैं? स्टेट सी। चलिए सेकंड पार्ट, ये कूलम्ब्स लॉ। तो ये बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा है, अब जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन जैसा लगेगा, बिल्कुल आसान, फोर्स आ गया अब इसमें। चार्ज में मोटा मोटा हमें याद होना चाहिए चार्ज की यूनिट, चार्ज का रिलेशन Q बराबर एन ई, और जो है उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हाँ, चार्ज में सब याद करने का ही है, और यहीं से शुरुआत होगी, चार्ज में नहीं पूरी 12वीं में याद करने का ही है। तो 11वीं में आपने वेव पढ़ा था, वेव में याद करने का ही था, जब जब सवाल का फॉर्मूला याद था तब तब सवाल हो रहा था ना। थर्मल है, थर्मल में जब जब फॉर्मूला याद होगा सवाल हो रहा था ना। ऐसे ही है अब ये फिजिक्स यहाँ पर। अब टीचर आपकी हेल्प कर सकता है याद कराने में और आपको जगाने में, फिर भी आप याद नहीं करेंगे तो फिर वही होता है कि जब पूरा एग्जाम आता है तब डर लाना शुरू होता है, और फिर ये लगता है कि सर अब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो समझ में तभी नहीं आएगा जब समझने को बहुत ज्यादा होगा, समय ज्यादा है, समझने का भी ज्यादा है, आराम से तसल्ली से धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से पढ़िए समय समय पे। अभी 4-3.5 दिन में सिर्फ क्या पढ़ा है? चार्ज। तसल्ली से आराम से पढ़िए, समय भी खूब सारा है, पूरा रट्टा मार लीजिए। याद करना तुम्हें कोई सिखा सकता है कि यार तुम बायो वाले हो, तुम वो याद कर सकते हो दुनिया बोल नहीं सकती। आ जाइए, ये Q1 और ये Q2 दो चार्ज है, कितनी रेडियस R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो कूलम्ब साहब ने बताया कि इनके बीच लगने वाला जो कूलामिंग फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जब इन दोनों को मर्ज किया जाएगा तो फोर्स निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू, धन के छोटा लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसके को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो MKS यूनिट जो है, MKS में इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और सीजीएस में इसकी वैल्यू होती है 1।
जब कूलाम साहब ने काम किया था तो इसकी वैल्यू क्या मानी थी 1, क्योंकि उस जमाने में केबल सिस्टम कौन सा चलता था, CGS। अब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। हाँ, ये नोट कर लो। हाँ, सब यही तो पॉइंट्स में यही तो लिखेंगे, पॉइंट्स काय को बोले। तो वही तो है ये। गंगाधरी क्या निकलेगा अभी, शक्तिमान। फॉर्मूला याद हो गया? लिखिए पहला पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। लिखो पहला, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। नीचे की लाइन से, वी कैन ट्रीट नीचे की लाइन से, वी कैन ट्रीट symmetrical spherical charge particle, we can treat symmetrical spherical charge particle या charge body लिख दो, we can treat symmetrical spherical charge body लिख दो, body like a point charge, we can treat symmetrical spherical charge body like a point charge if its radius is very much less than, if its radius is very much less than distance between the charges, very much less than the distance between the charges। अब देखिए पहला पॉइंट है क्या। आप ये बात समझिए कि फिजिक्स में बहुत शब्द आता है, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज, ये होते क्या है इस 12th में। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब ये, अब ये क्या है? पॉइंट चार्ज रिलेटिव, फिजिक्स में एवरीथिंग इज रिलेटिव। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जों के बीच का सेपरेशन इतना ज्यादा है कि उनकी डायमेंशन उसके कंपेयर में क्या बन जाए, बहुत छोटी, तो लाई का क्या है, पॉइंट चार्ज। जैसे कि हमारे लिए जो तारे हैं वो क्या है, पॉइंट मास। मास की बात करोगे तो पॉइंट मास, चार्ज की बात करोगे तो पॉइंट चार्ज। पर क्या सच में तारे पॉइंट है क्या? लेकिन हम जो देख रहे हैं उनकी डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, जैसे सन और अर्थ। अब जब सन और अर्थ के सवाल करेंगे तो क्या सन पॉइंट मास है क्या? लेकिन सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि जब इनके क्वेश्चंस किए जाएंगे तो जब ग्रेविटेशन किया जाता तो इन्हें पॉइंट मास माना जाता, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक किया जाएगा तो इन्हें पॉइंट चार्ज माना जाएगा। समझ में आई बात? तो पॉइंट चार्ज का अस्तित्व केवल तब ही संभव है जब इनके बीच का डिस्टेंस
बहुत ज्यादा हो इनकी रेडियस के कंपैरिजन में। यस और नो? और ये जो फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्टली ये आप कभी लगा सकते हो जब बॉडीज कैसी हो, पॉइंट चार्जेस। मतलब मैं आपसे बोलूं कि एक इलेक्ट्रिक शीट, या मान लीजिए कोई भी ये शीट है, कागज का टुकड़ा, इसमें चार्ज है, और यहां पर आपने लगा दिया कोई भी ग्लास, पानी का ग्लास, मतलब इसमें चार्ज है। अब इनके बीच दूरी कितनी है, आर। इनके बीच का फॉर्मूला, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, तो अब ये फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इन सवालों को करने के लिए करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पर एलिमेंट मान के क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगेगा किसके लिए, पॉइंट के लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी अजीबो गरीब शेप के लिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वैलिड नहीं है भाई। जैसे ये और मैं, हम क्या, हमारे पास मास है, तो हमारे बीच लगने वाला फोर्स GM1 M2 बाई आर स्क्वायर नहीं होगा, वो केवल कब है, पॉइंट मास के लिए। हेलो, चलिए दूसरा पॉइंट, तीसरा नहीं है, पहला ही पॉइंट था, ये वी कैन ट्रीट। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, तो उसी के नीचे लिखा है पॉइंट चार्ज के बारे में, तो तुमने बनाया है वो, तो पॉइंट तो पहला ही था, ये दूसरा लिखिए अब। और समझ में आ रही मेरी बातें? हाँ, 2 क्लास नहीं तुम्हारी? नहीं है, शायद नहीं है, क्योंकि वो सर को इमरजेंसी काम आ गया था, सुबह भी शायद नहीं हुई थी बीडी सर की, मैंने ज्यादा ले ली थी सुबह। नहीं तो मेरी तो अभी क्लास है ना खुद की, खैर अंदर से तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, वो मैं जान रहा हूं, तो इसलिए मुकुटा मेरे सामने मत लगाओ, तुम्हारी भीतरी संरचना में जानता हूं, मतलब आंतरिक, इंटरनल प्रॉपर्टी। वो हिंदी बैच पढ़ा रहे हैं यार। हाँ हाँ भैया, हिंदी बैच। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक को, कंडक्टर को सुचालक, इंसुलेटर को कुचालक। भाई बोल रहा कुलाम लॉ क्या बोलता है, कुलाम तो नाम है, नाम को हिंदी इंग्लिश। आइंस्टीन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या डॉक्टर बनेंगे यार ये, जिस अस्पताल में ये हो जाएगा, तुम जिस जिस हॉस्पिटल में जाओ उस हॉस्पिटल का नाम मुझे लिख देना भैया, ताकि मैं उनको तो हटा ही दूंगा। कई बच्चे पहले बोलते थे सर मैं डॉक्टर बन गया ना सर, सर आपसे पैसे नहीं लूंगा, मतलब वो ये मान के ही बैठा है कि इसको आना तो पड़ेगा। मैंने कहा अगर दुआ देनी तो ऐसे देता कि सर आपको कभी भगवान करे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, बोले सर धंधा भी देखना पड़ेगा ना सर। पैसा तो चाहिए यार, है? चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर इसकी बात करूं, अगर दोनों लाइक चार्ज होते तो लाइक क्या करते एक दूसरे को, रिपेल, और अनलाइक, मान लीजिए मैं इसका नाम दे दूं 2, इसका नाम 1, तो क्या ये इस पर एक फोर्स लगाता? मैंने मान लिया दोनों लाइक चार्जेस है,
तो क्या ऐसे लगा था? किस पे लगाया है? 1 पे, तो इसको नाम देते हैं F12। इस F12 का मीनिंग होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऐसे क्या ये इस पे लगाएगा? कहा? इधर। क्या नाम दे दूं? F21। F2 में 2 का मतलब 2 पर है और 1 मतलब 1 ने लगाया है। अरे हेलो, तो जरा सोचिए, क्या इस पर एक फोर्स है? हाँ है। क्या इस पर एक फोर्स है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ही एक सिंगल बॉडी बना देता तो क्या इस सिस्टम में ये नेट फोर्स कैंसिल हो जाता? तो नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मोमेंटम क्या हो जाता? कंजर्व। तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। देखिए सेकंड पॉइंट, इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। पहले डायग्राम में लिख लीजिए बेटा, ये डायग्राम चित्र बना लो, F12 F21 दिखा दो और F12 के ऊपर लिख लो F12 का मीनिंग। पहले तो इस चित्र में ये अपडेट कर लो और उसके बाद लिखो। क्या? हाँ देख लेना प्लान में, ज्यादा पढ़ाए थे, मतलब 1.5 क्लास लिया था सेम, वो पीछे थे अपन से। लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिखो इट इज अ म्यूचुअल फोर्स। इट इज अ म्यूचुअल फोर्स, इसी में लिखना कंटिन्यू। इफ वी मेक if we make if we make two charge as a single system, if we make two charges as a single system, if we make two charges as a single system, then net force will be 0. So net force will be 0. Therefore linear momentum is conserved. लीनियर मोमेंटम क्या होता है, क्यों होता है, जब काम आएगा बता दिया जाएगा, अभी ऐसे याद रखो। Therefore linear momentum is conserved. Next point, this force is directed. Next point, this force is directed. This force is directed along the line of joining. This force is directed along the line of joining. This force is directed along the line of joining. मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स होता है ये ज्वाइनिंग लाइन पर ही लगता है। देखो ना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता बेटा कि यहां पर 4 कूलाम रखा है और यहाँ 20 कूलाम रखा है, तो बताइए इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? तो क्या इधर लगेगा क्या? दोनों की ज्वाइनिंग लाइन पर ही लगेगा। और अगर लाइक है तो कहाँ लगेगा? अवे, और सेम होता तो और अपोजिट होता तो टुवर्ड्स पर होगा तो ज्वाइनिंग लाइन पर। अब जिन भी फोर्सेस की दिशा ज्वाइनिंग लाइन पर होते, घर ले जाना इसको बेटा आराम से, या फिर कॉफी पे ले जाना। इतनी बातें क्यों कर रहा है, तेरे से कह रहा हूं मैं। तो रिफ्लेक्शन की बात करने के लिए मैं बीचों बीच में बोल रहा हूं, वो करना जरूरी है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था कि दोनों का जो
डायरेक्शन है वो लाइनिंग ज्वाइनिंग पर होगा। और जिन भी फोर्सेस का दिशा ज्वाइनिंग लाइन पर होता है उन फोर्सेस को नाम देते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या है? सेंट्रल। आप तो याद रखो फिजिक्स में जिसे 1/r² आ जाते हैं वो सारे क्या है? सेंट्रल। जैसे Gm1m2 वो भी कैसा होता है? सेंट्रल। और सारे सेंट्रल क्या निकलते हैं? कंजर्वेटिव। तो क्या ग्रेविटेशन सेंट्रल है? हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक? हाँ। क्या ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव है? हाँ। क्या ये भी कंजर्वेटिव है? क्या ग्रेविटेशन में भी दिशा ज्वाइनिंग लाइन पर ही होती है? हाँ। क्या इसमें भी ज्वाइनिंग लाइन पर होती है? तो नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज अ सेंट्रल CENTRAL। It is central as well as conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझते थोड़ा बहुत? 12th में 11th में से लगाओ कि इनका वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो नीचे की लाइन से इट मींस, नीचे की लाइन से इट मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स, इट मींस वर्क डन बाय दिस फोर्स does not depend upon the path। Work done by this force does not depend upon the path। Next point, it is a non contact force। मतलब कोई कांटेक्ट थोड़ी हो रहा है। सोचो एक चार्ज इतना दूर रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, क्या फिर भी फोर्स लग रहा है? जबकि हमने पढ़ा है एनएलएम में वगैरह में कि फोर्स का मतलब तो पुश और पुल होता था, और पुश पुल का मतलब तो कांटेक्ट चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में हम गलत पढ़ रहे थे, हमने केवल वही फोर्स पढ़े जो कांटेक्ट फोर्स थे। दुनिया में दो प्रकार के फोर्स होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम होता है फील्ड फोर्स। फील्ड उनकी क्या बनती है? फील्ड बनती है। सुना हो तो ग्रेविटेशन फील्ड होती है। तो समझ गए यहां पर भी क्या आने वाली है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऑब्लिक लगा के फील्ड फोर्स। इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, ऑब्लिक लगा के फील्ड, FIELD, फील्ड फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट में लिखना के बारे में थोड़ी चर्चा। हाँ हिंदी में। हाँ? कौन सा के? अब मैं जो 5 मिनट बोलूंगा वो शायद आपको लगेगा कुछ विदेशी भाषा सर बोल रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूं, हवासी कम लगेगी उसमें। अब मेरी समस्या क्या है, अगर आपने कल एनसीईआरटी पढ़ के देखा होगा कि एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन सब चीजों का पहले होता है और उनके बारे में डिटेल में हम बाद में। अब बाद में 2.5 लेक्चर तक मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कंडक्टर पढ़ाऊंगा। जबकि एनसीईआरटी ने कंडक्टर एंड इंसुलेटर की हेडिंग वहीं पर छोड़ दी। चलो ये कल ही पढ़ेंगे, ठीक है? होमवर्क कुछ भी है ही नहीं। क्या कोई होमवर्क? वो 7 जो क्वेश्चन है वो मैं अभी डाल दूंगा। संडे को 25 से 30 क्वेश्चन में क्या होगा? पेपर होगा ना। अरे ऑनलाइन पे होगा मेरे चैनल पे, इसी संडे को, इसी चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। चार्ज पर बेस्ड ही करवाऊंगा ना। पता नहीं बेटा, पूछ ले। अरे क्लास नहीं है कि इनकी नेक्स्ट क्लास बीडी सर की? अरे अभी बैठे रहो।
पीडीसी क्लास कौन वही है वही आएंगे ठीक आ रहे